गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 6 की साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है और आज हम चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 8 करेंगे। इस पार्ट में हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके 6th क्लास और आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये टॉपिक आपको हर जगह मदद करते हैं। बैलेंस डाइट, यूनिट ऑफ एनर्जी, जंक फूड, फोर्टिफिकेशन, FSSAI और मिलेट्स, इन सब के बारे में हम आज समझेंगे आज के टॉपिक में कि देखिए ये सब चीज़ों का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। देखो बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट अगर हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, तो हमें एक वर्ड है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हमें पहले इसे समझना पड़ेगा। न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है ये क्या होती है, हमें ये समझना है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को समझते हैं तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है बच्चों, जैसे कोई आदमी है राम, और अगर कोई गर्ल है गीता, या अगर कोई बच्चा है छोटा सा छोटू मान लीजिए, तो ये जो इसको खाना चाहिए, इसका जो न्यूट्रिशन चाहिए, इसका जो न्यूट्रिशन चाहिए और इसका जो न्यूट्रिशन चाहिए, इन सब की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो। राम की अलग है, गीता की अलग है, छोटू की अलग है। ठीक है। अब अलग अलग है, मैंने कह तो दिया क्यों है अलग अलग, क्योंकि न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की, यानी कि इंसान की, वो डिपेंड करती है, वो बेस्ड होती है किसके ऊपर, इंसान की एज क्या है, कितने साल का है। अगर मान लो 10 साल का बच्चा है उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, और 50 साल का बच्चा अगर है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। जेंडर, क्या वो मेल है, मेल की रिक्वायरमेंट अलग होगी, या अगर वो फीमेल है तो फीमेल की रिक्वायरमेंट अलग होगी। तीसरी बात, फिजिकल एक्टिविटी करता है या नहीं करता है। जैसे मान लो एक आदमी है, शॉपकीपर है, अपनी शॉप में जाके बैठ जाता है, सुबह जाके बैठ जाएगा और उसके बाद शाम को आएगा, बहुत हल्का फुल्का वॉक करेगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। और एक एथलीट है, एथलीट का मतलब होता है जो गेम्स वगैरह खेलता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। समझ रहे, ये जब बहुत दौड़ रहा है इसको अलग चाहिए, ये कम दौड़ता है या बैठे रहता है दिन में दुकान में, इसको अलग न्यूट्रिशन चाहिए। चौथा, हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन मतलब भैया फिट है, बीमार बीमार तो नहीं है। ठीक है। अगर मान लो बीमार आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर कैंसर पेशेंट है, मान लीजिए कैंसर की बीमारी है, तो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी। और एक हेल्दी आदमी है, बिल्कुल फिट है, कोई बीमारी नहीं है उसको, तो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी। ठीक है। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है। फिजियोलॉजिकल मतलब उसकी फिजियोलॉजी कैसी है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब जो उसकी कंडीशन है, फिजियोलॉजी अंदर जो उसका चल रहा है उसके हिसाब से, क्या क्या मान लो फीमेल कोई प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है। अब मान लो हमने बोला फीमेल की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मेल से अलग है, लेकिन अगर फीमेल में भी देखें तो फीमेल में अगर क्या फीमेल प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट होगी तो उसकी अलग होगी। और नॉर्मल अगर फीमेल होगी तो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होगी, अलग अलग होगी। या ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब दूध पिला रही है बच्चे को, तो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होगी। और जो माँ दूध नहीं पिला रही है उसको अलग न्यूट्रिशन चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बीइंग में, वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर के ऊपर। जैसे हमने बताया एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी कैसा काम करते हैं, हेल्थ कंडीशन क्या है, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग क्या क्या है। तो ये सारी कंडीशन के हिसाब से हर आदमी को या हर महिला को अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अब ये क्या कह रहा है, आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेम फॉर एवरीवन। नो, बिल्कुल नहीं, हमने बता दिया आपको नहीं होगा। ठीक है। डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप और आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि आपके दादा दादी नाना नानी, नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। नो, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया क्योंकि एज के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट ऑफ the type and the amount of nutrient in a diet may vary according to the age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on। और अब वही हमने बताया कि न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर क्या बच्चों, एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं 3.8। क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, देख लेते हैं पहले। देखो ये कह रहा है यू हैव listed food consumed by you during the week in activity 3.1। इससे पहले एक्टिविटी जो आपने देखी थी अपनी एनसीईआरटी में, उसमें बताया था कि आपने खाना क्या क्या खाया, आपने वो लिखना था पूरा एक तरीके से। आपने मंडे क्या खाया, ट्यूसडे क्या खाया, आपने याद अगर होगा तो पुराने वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। थर्सडे क्या खाया, फ्राइडे क्या खाया, सैटरडे क्या खाया। तो ये कह रहा है चेक करो
जो आपने लिखा है टेबल में, क्या क्या आपने खाया, वेदर योर फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट। आप चेक करो जो आपने खाना खाया है क्या उसमें सारे न्यूट्रिएंट हैं एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए, क्या आपके खाने में थे? जो खाना आपने पिछले हफ्ते खाया है, चेक करो वगैरह, जो आपने बनाई थी पिछले हफ्ते जो टेबल बनाई थी उसमें आप चेक करो वगैरह। इफ नॉट, अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो चेक विच न्यूट्रिएंट और अदर फूड कंपोनेंट नीड टू एड। तो चेक करो क्या आपने खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सभी चीज लिए थे अपने खाने में जो आपने खाना खाया। और अगर नहीं है तो चेक करो आपने इनमें से क्या नहीं लिया है। ये क्या है, आपने क्या पता आपने कार्बोहाइड्रेट ना खाया, आपने फैट और प्रोटीन वाला ही खाना खा लिया हो। तो अब बात क्या आती है, अब बात आती है अ डाइट, एक डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल नीड। एक ऐसी डाइट बच्चों, एक ऐसी थाली समझ लो आप, ठीक है, जिसमें कि सारे एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, जो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, हमें उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल रहा है, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल। एसेंशियल न्यूट्रिएंट होने चाहिए एक ऐसी थाली, एक ऐसी डाइट जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। रफेज होना चाहिए, रफेज मैंने बताया था, डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, एंड वाटर, वाटर भी होना चाहिए, रफेज भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए और एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होना चाहिए। कैसे? इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। राइट अमाउंट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, राइट अमाउंट में जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए। काहे के लिए? फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और किसका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका? बॉडी का। तो उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। बात समझ में आ गई? तो बैलेंस डाइट क्या है बच्चों? अगर हम बैलेंस डाइट को समझते हैं ना, ये देखो ये कह रहा है एक डाइट ऐसी होती है, बैलेंस डाइट इज अ डाइट, एक ऐसी डाइट है दैट कंटेन, जिसमें होते हैं ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं इन द राइट अमाउंट। ये आपने ध्यान रखना, राइट अमाउंट में होंगे, ठीक है, टू मीट द बॉडी नीड, टू मीट द बॉडी, यानी कि बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे वो सब होंगे। और बैलेंस डाइट में और भी क्या होता है, ये राइट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट के अलावा एक चीज और होती है, एक होता है डाइटरी फाइबर और एक होता है वाटर। और हम पहले बता चुके हैं डाइटरी फाइबर को क्या भी बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। तो दो चीजें आपके समझ में आ गई, एक आ गई आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, इसमें हमने देखा कि हर बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ये कोई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है जैसे कि एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ कंडीशन, फिजियोलॉजिकल। दूसरा हमने जाना कि बैलेंस डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट है जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और एसेंशियल न्यूट्रिएंट के अलावा बैलेंस डाइट में क्या होता है, डाइटरी फाइबर भी होते हैं और वाटर भी होता है। और हमने ये भी जाना कि डाइटरी फाइबर को क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। तो इतना तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले पेज में। अगले पेज में क्या लिखा है, ये कह रहा है कि लेट अस कंपेयर, कंपेयर करना है आपने, कंपेयर मतलब तुलना करना है, ठीक है। अब तुलना क्या करना है, ये कह रहा है रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, रीड करो कह रहा है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो दी गई है गिवन बिलो नीचे, फॉर अ पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स, आलू के चिप्स हैं बच्चों, ये आलू के चिप्स है। और ये क्या है, रोस्टेड चना है, रोस्टेड चना। अब ये रोस्टेड चना के अंदर क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है हमें, अगर हम 100 ग्राम चना खा रहे हैं या अगर हम 100 ग्राम आलू के चिप्स खा रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है, इसको कंपेयर करोगे और कंपेयर करना बच्चों। सबसे पहला वर्ड है एनर्जी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एनर्जी का मतलब होता है जो हमें ताकत मिल रही है, ठीक है। तो एनर्जी हम कैसे नापते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमें कितनी ताकत मिल रही है। तो ताकत हमने कह दिया 536 यहाँ मिल रही है अगर हम 100 ग्राम आलू के चिप्स खा रहे हैं। और अगर हम 100 ग्राम रोस्टेड चना खा रहे हैं तो यहाँ भी हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन यहाँ कितनी मिल रही है, 355। तो आप देख रहे हो चना खाने में एनर्जी कम मिल रही है, लेकिन अगर हम आलू के चिप्स खा रहे हैं तो हमें एनर्जी ज्यादा मिल रही है। तो अब हमें एनर्जी चाहिए तो हमारे पास खाना कौन सा बढ़िया हुआ हमारे लिए, ये वाला हुआ ना, अगर हमें एनर्जी चाहिए तो ध्यान रखना एनर्जी चाहिए तो। लेकिन ये एनर्जी हमने कैसे पता लगाया है कि ज्यादा कौन सी है कम कौन सी है, तो ये तो नंबर देख लिया आपने 536 और 355, ठीक है। तो एनर्जी को कैसे नापते हैं, क्या एनर्जी को हम जैसे दूध वाले अंकल आगे दूध लीटर में देते हैं हम ऐसे नापते हैं, या जैसे हम रोड की लंबाई को किलोमीटर में नापते हैं ऐसे नापते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या है, सॉरी, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट क्या है ये आपसे पूछ रहा है, पता होना चाहिए आपको। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, ये होती है किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। और किलो कैलोरी को कैसे लिखते हैं, के बड़ा सी ए एल, किलो कैलोरी, ये लिखते हैं किलो
कैलोरी, के का मतलब किलो, सीएल का मतलब कैलोरी। बात समझ में आ गई? ये तो एनर्जी की यूनिट है। अगर हम पूरे बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जो यूनिट एक्सेप्टेड है, जो यूनिट मानी जाती है, अमेरिका जाएंगे वहां भी होगी, ब्रिटेन जाएंगे वहां भी होगी, ठीक है, पाकिस्तान जाएंगे वहां भी होगी, तो वहां की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी की यूनिट कौन सी है? जूल। कौन सी यूनिट है? जूल है, याद रखना। आपसे पूछेगा एनर्जी की यूनिट क्या, आप कहोगे किलो कैलोरी। अगर आपसे कोई पूछेगा एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में जो चलने वाली यूनिट है, तो वो कौन सी है? वो है जूल। और वैसे यूनिट क्या है? किलो कैलोरी। अब इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन होगा? देखो, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी मैंने बताया ना, ये किलो है, ये कैलोरी है, तो किलो अलग है और कैलोरी अलग है। तो 1 किलो कैलोरी का मतलब कितना होता है? 1000 कैलोरी, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो इसको। 1 किलो कैलोरी, किलो का मतलब होता है 1000, किलो के 1 किलो में कितना होता है? 1000 आता है ना। 1 केजी, 1 केजी का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, ये तो होता है। तो उसी तरीके से 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी। और अगर हम किलो कैलोरी और एसआई यूनिट को कंपेयर करें, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाए, तो 1 किलो कैलोरी कितना हो रहा है? 4.18 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी क्लास में पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच? 4.18 जूल। समझ में आ गया? तो अब यहाँ देखो, अब ये पोटैटो के चिप्स खाए आपने 100 ग्राम, क्या मिला आपको? 536 किलो कैलोरी। और यहाँ क्या मिली एनर्जी? 355। अब अगर हम देखते हैं कि हमें चिप्स के अंदर कौन कौन सा न्यूट्रिशन मिला, हमने चिप्स खाए तो फैट हमें मिल गया, हमने चिप्स खाए तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिल गया, हमने चिप्स खाए तो प्रोटीन भी हमें मिला, हमने चिप्स खाए तो डाइटरी फाइबर भी हमें मिले। अब देखो इनमें से कौन सा गायब है? इनमें से पानी गायब हो गया, पानी गायब है। यहाँ देखो, यहाँ भी फैट है, यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ भी प्रोटीन है, यहाँ भी डाइटरी फाइबर है, पानी यहाँ भी गायब है। पानी यहाँ भी नहीं है, पानी यहाँ भी नहीं है, एक तो ये बैलेंस डाइट नहीं हुई, पहली बात ये, ठीक है, क्योंकि बैलेंस डाइट में क्या है, आपके पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होनी चाहिए और उसके साथ में क्या होना चाहिए? डाइटरी फाइबर्स भी होनी चाहिए, रफेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपके पास? पानी भी होना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ फैट हमें कितना मिल रहा है? 35। यहाँ फैट कितना मिल रहा है? 6.26। यहाँ कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है? 53। यहाँ कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है? 58। यहाँ प्रोटीन कितना मिल रहा है? 7। यहाँ प्रोटीन कितना मिल रहा है? 18। यहाँ डाइटरी फाइबर यानी कि रफेज मिल रहा है 4.8, यहाँ डाइटरी फाइबर कितना मिल रहा है? 16.8। तो ये तो आप समझ गए कि किसमें क्या ज्यादा है, किसमें क्या कम है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन फूड पैकेट गिवन अबव, विच फूड वुड यू चूज एंड व्हाई। ये कह रहा है अगर आपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट देख ली, आपको क्या फैट मिल रहा है, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या प्रोटीन, क्या डाइटरी फाइबर चने से मिल रहा है, क्या आलू की चिप्स से मिल रहा है, तो इनको देखने अब आप इनमें से क्या खाना खाना चाहोगे? ठीक है, तो ये कह रहा है सम फूड, कुछ ऐसे खाने होते हैं दैट हैव हाई कैलोरी, जिनमें कैलोरी ज्यादा होती है, यानी कि जो हमें एनर्जी ज्यादा देते हैं, जैसे ये दे रहा है, एनर्जी ज्यादा दे रहा है, ठीक है, ड्यू टू हाई शुगर, चीनी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, जो भी मीठा ज्यादा होगा एनर्जी मिल जाएगी, एंड फैट कंटेंट। एनर्जी अगर किसी में ज्यादा मिल रही है मान लो, तो उसमें दो चीज ज्यादा होंगी, ध्यान रखना, या तो शुगर ज्यादा होगी, ठीक है, और साथ में क्या होगा? फैट ज्यादा होगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ क्या शुगर कितनी है? 53, ठीक है, और फैट कितना है? यहाँ फैट आप देखोगे 35, ठीक है, और यहाँ फैट कितना है? 6। चलो यहाँ शुगर 58 है, थोड़ा इससे ज्यादा है, लेकिन यहाँ फैट बहुत ज्यादा है, देखो 35 और 6 का अंतर है। मोर एवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उनमें प्रोटीन बहुत कम होगा। प्रोटीन यहाँ कितना है? देखो 7, और यहाँ कितना है? 18, ठीक है। यहाँ प्रोटीन के अलावा मिनरल भी कम होंगे, विटामिन भी कम होंगे, एंड डाइटरी फाइबर भी कम होंगे। डाइटरी फाइबर देखो यहाँ कितने हैं? 4.8, यहाँ डाइटरी फाइबर कितने? 16.8। तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसा खाना होता है जो कि हमें कैलोरी तो ज्यादा देता है, ठीक है, कैलोरी ज्यादा देता है क्योंकि उसमें फैट भी ज्यादा होगा और शुगर भी ज्यादा होगा, कैलोरी ज्यादा देगा तो, लेकिन उसमें प्रोटीन भी कम होगा, उसमें डाइटरी फाइबर भी कम होंगे, उसमें मिनरल भी कम होंगे, ठीक है। तो ऐसे खाने को, दीज फूड आर कॉल्ड जंक फूड, तो ऐसे खाने को हम क्या कहते हैं? जंक फूड कहते हैं। तो जंक फूड क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, व्हाट आर जंक फूड। देखो जंक फूड एक ऐसा खाना है, जंक फूड इज अ फूड
दैट इज हायर इन शुगर सॉल्ट, जिसमें शुगर ज्यादा होता है, जिनमें सॉल्ट ज्यादा होता है, एंड अनहेल्दी फैट, अनहेल्दी फैट होते हैं, मतलब अनहेल्दी मतलब जो फैट अंदर जाएंगे और आपको बीमार करेंगे। ठीक है, क्या होता है, शुगर होता है, याद रखना, जंक फूड में सॉल्ट होता है और अनहेल्दी फैट होता है ज्यादा। लेकिन कम क्या होता है, लो क्या होता है, प्रोटीन कम होता है, विटामिन कम होता है, मिनरल कम होता है और फाइबर कम होता है, डाइटरी फाइबर। तो ऐसे खाने को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं। तो जंक फूड का मतलब क्या है, क्या ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, अनहेल्दी फैट ज्यादा है, और इसमें कम होगा क्या, प्रोटीन कम होगा, विटामिन कम होगा, मिनरल कम होगा और डाइटरी फाइबर भी कम होगा। तो ऐसे खाने को हम क्या बोलते हैं, जंक फूड। ये खाना जब हम खाते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है, लॉट ऑफ कैलोरीज हमें मिल जाती है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बहुत कम न्यूट्रिशन। बात समझेंगे, तो जंक फूड में क्या होता है, कैलोरी अगर हम बात करें, कैलोरी ज्यादा होंगी, और अगर हम बात करें न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमारी बॉडी को सही मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए होता है, बैलेंस डाइट चाहिए होती है। बात समझेंगे, तो ये लिखा है देखो, दीज फूड कंटेन पोटैटो वेपर। ये कौन कौन से हैं जंक फूड में, क्या क्या आएंगे, आलू के चिप्स आप खा रहे हो, जंक फूड है। कैंडी बार, चॉकलेट आती है मार्केट में, आप खा रहे हो, क्या है ये, आपकी सब जंक फूड है। कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, ये सब आप पी रहे हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक। ये कार्बोनेटेड मतलब जिनमें CO2 गैस निकलती है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, जंक फूड। कंज्यूमिंग दीज फूड, अगर आप ऐसा खाना खाते हो फ्रीक्वेंटली, इज नॉट गुड, एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर अवर बॉडी। इन खाने को अगर आप बार बार खा रहे हो तो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दे मेक अ पर्सन ओबीस, ये क्या करते हैं, आदमी को मोटा बना देते हैं। ओबेस मतलब मोटा बना, ओबेसिटी हो जाती है, मोटा हो जाता है, पेट बाहर निकल जाता है। सच अ पर्सन मे सफर फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम, और ऐसे आदमी को क्या हो जाती है, बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्या हो जाती है देखो, चलो हेल्थ प्रॉब्लम अगर हम बात कर ले, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड। अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो आपको क्या क्या नुकसान होगा, आप मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी, वेट बढ़ जाएगा आपका। दूसरा, डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी, सुना होगा ना, शुगर हो गई, शुगर हो गई, तो शुगर की बीमारी आपको हो सकती है। और दूसरा, आपको हार्ट की डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक वगैरह वाली ऐसी परेशानियां शुरू हो सकती हैं आपके उसमें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपका डाइजेशन कम हो जाएगा। आपका डाइजेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब आप खाना पचेगा नहीं, आप कहोगे पेट साफ ही नहीं हो रहा है, पेट टाइट हो रहा है, लेटरिन टाइट हो गई है। ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होता है बच्चों कब्ज, जब आदमी 4-4 5-5 दिन तक लेटरिन नहीं जा रहा है तो उसको जो बीमारी हो जाती है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और आपका बीपी बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, बीपी बढ़ने लगेगा, और आपकी फिटनेस रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि आपकी जो ताकत थी, आपकी जो एनर्जी थी, वो डाउन हो जाएगी। बात समझ में आ गई, तो इसलिए जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है आपने। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है आगे देखो, ये कुछ और कह रहा है, यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर डॉक्टर पोशिता। आपने देखा एक डॉक्टर पोशिता थी, उनका स्टेट, यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट। डॉक्टर पोशिता ने कहा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि हेल्थ इज अल्टीमेट। देखो, अगर आपके पास पैसा है तो कोई फायदा नहीं है अगर आपकी हेल्थ बेकार है। तो ये कह रहे हैं कि अपनी हेल्थ को अगर आप सही रखते हैं, अच्छी रखते हैं, तो आपके पास वही आपके लिए सबसे बड़ा पैसा है, सबसे ज्यादा आपकी जो कमाई है वो आपकी हेल्थ ही है। तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है अगर हमें हेल्दी रहना है तो। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, हमें कैसी डाइट खानी चाहिए, बैलेंस्ड, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें फैट भी हो, जिसमें विटामिन भी हो, जिसमें मिनरल भी हो। ठीक है, और हमने अवॉइड करना है क्या खाना, जंक फूड खाना, जंक फूड हमने नहीं खाना है। ठीक है, जंक फूड हमने बिल्कुल भी नहीं खाना है। और ये अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम मान लीजिए हम खाना भी न्यूट्रिशन वाला खा रहे हैं, जंक फूड भी नहीं खा रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी हो जाएगी ना बच्चों, वो कैसी बॉडी बन जाएगी, हेल्दी बॉडी बन जाएगी। बात समझ में आ गई, तो गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। और अगर हमें अच्छी जिंदगी जीनी है, खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो हमारी हेल्थ अच्छी होनी ही चाहिए। हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारी जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, कभी हम बीमार रहेंगे, कभी हमारा मन नहीं लगेगा। ठीक है, कभी हमें गुस्सा आएगा, कभी कुछ आएगा, यानी कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे, विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडी इन द एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड। विच ऑफ द टू फूड, इन दोनों फूड को जो आपने अभी एक्टिविटी 3.9 में पढ़ा था, एक्टिविटी 3.9 में क्या पढ़ा था देखो, एक्टिविटी 3.9 में ये पढ़ा था, 3.9 में एक तो पोटैटो वेफर पढ़ा था, एक रोस्टेड चना था। अब ये कह रहा है इन दोनों में से कौन सा जंक फूड है बताओ। अरे भाई, यही तो जंक फूड होगा, कौन होगा जंक फूड, जंक फूड। बात समझ में आ गई, और जंक फूड है ज्यादा कैसे पता चला, देखो फैट कितना ज्यादा है इसमें, हमने कहा था फैट ज्यादा होगा, हमने कहा था डाइटरी फाइबर कम होंगे, है डाइटरी फाइबर कम, 4.8 और 16, ये जंक फूड हो गया।
इसमें देखो कितना फैट है 35, यहाँ कितना है 6, तो ये जंक फूड हो गया। फैट शुगर ज्यादा होगी और डाइटरी फाइबर और प्रोटीन और विटामिन और मिनरल कम होंगे, तो ऐसे फूड को हम क्या बोल रहे हैं, जंक फूड बोल रहे हैं। बात समझ आ गई। तो यहाँ देखो ये लिखा है, आपको पूछ रहा था कौन सा जंक फूड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोटैटो। जो पोटैटो है चिप्स या पोटैटो वेफर्स जिनको हम बोल रहे हैं, तो पोटैटो चिप्स क्या है, ये जंक फूड का एग्जाम्पल। अब एक नई चीज आ रही है हमारे पास, ये वर्ड है FSSAI। FSSAI, अब ये FSSAI क्या होता है, देखो FSSAI क्या है, एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है जो चीजों को चेक करती है, जो चीजों को चेक करती है। एग्जाम्पल में समझाता हूँ, आपके पास अंकल चिप्स खाया आपने, आप अंकल चिप्स खाते हैं, बात समझ आ रहे हैं, आप मैकडी का बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, आप अगर आप कुरकुरे खा रहे हैं, हालांकि सब जंक फूड है, आप ये जो चीजें खा रहे हैं, अब आप कुरकुरे का पैकेट देखना, कभी कुरकुरे के पैकेट में लिखा होगा, पीछे से पलट के देखना, एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल सब लिखा होगा। ये लिखा होगा मान लो 53%, ये लिखा होगा 2%, ये लिखा होगा मान लो 5%, ये लिखा होगा मान लो 10%, ये लिखा होगा 7%, तो ये सब लिखा है। तो कुरकुरे के जो चिप्स आप खा रहे हो, जितना पैकेट के अंदर आ रहे हैं, उसमें इतना इतना आपको मिल रहा है, ऐसा लिखा है। ये इतना जो मिल रहा है, ये सही में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहीं झूठ झूठ तो नहीं लिख रहे हैं कुरकुरे बनाने वाले लोग, झूठ तो नहीं लिख रहे हैं। तो इस चीज को चेक करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी होती है, इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिस होता है, उसका नाम होता है FSSAI। बात समझ में आ गई। तो जो भी आप फूड आइटम खाना खाओगे, जो भी खाने पीने की चीजें होंगी, वो खाने की पीने की चीजों में जो अंदर न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, वो न्यूट्रिशन उतना ही है जितना उसमें लिखा है, या उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो उसको चेक करने का काम कौन करता है, FSSAI करता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय इंडियन खाद्य सुरक्षा। खाद्य मतलब खाने से जो सुरक्षा है, एवं मानक प्राधिकरण। मैं आपको बताता हूँ, इसका जो ऑफिस है बच्चों, ये नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है ऑफिस। हेड ऑफिस जो है इसका, सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो नई दिल्ली में है। और ये 2008 में बना था, सितंबर 2008 में ये बॉडी बनी। बात समझ में आ गई, तो ये आपको पता होगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं, आप समझ के आ गए कि अगर हमारे पास जो खाने पीने का आइटम आ रहे हैं, वो खाने पीने का आइटम में कुछ चीजें जो प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए जो बॉडी होती है उसका नाम क्या होता है, FSSAI। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, नई दिल्ली में है। और FSSAI बॉडी कब बनाई गई थी, 2008 में सितंबर में बनाई गई थी, याद रखना। अब इसको पढ़ते हैं, देखो ये कह रहा है कि पैक्ड फूड, पैक्ड फूड आप खाते हो ना चिप्स वगैरह, मैंने बताया, आइटम मस्ट हैव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लिखी रहती है अबाउट द न्यूट्रिएंट ऑन देयर कवर, मैंने बता दिया आपको, पैकेट के पीछे लिखा रहता है। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, और बताती हैं कि भैया इसमें फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, विटामिन कितना है, मिनरल कितना है, सब बताते हैं, ठीक है। समटाइम मोर न्यूट्रिएंट आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग का ही दूसरा नाम है फोर्टिफिकेशन, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है, न्यूट्रिशन क्वालिटी। एक वर्ड आ गया बच्चों, फोर्टिफिकेशन या प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग है, इसी को हमने वर्ड क्या बोल रहे हैं, फोर्टिफिकेशन हम बोल रहे हैं। पहले इसका मतलब समझते हैं, फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप खाने में, जो खाना आप बेचने जा रहे हो मार्केट में, जो खाना आप मार्केट में सेल करने जा रहे हो, अगर उस खाने में आप कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऐड कर देते हो, मान लो मिला आपको खाना, आपने कुछ उसमें और चिपका दिया और ऐड कर दिया एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जैसे विटामिन उसमें बढ़ा दिए, आपने मिनरल बढ़ा दिए, ठीक है। क्यों बढ़ाए, ताकि हम जो खाना खिला रहे हैं, पैकेट में भर के जो हम खाना खिला रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब वो ज्यादा न्यूट्रिशन देने वाला खाना बन जाए, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन के कम होने की वजह से जो बीमारियां होती है वो बीमारी ना हो। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर आपके पास कोई खाना है, कोई फूड है, उस फूड में आपने कुछ न्यूट्रिएंट मिला दिए, ठीक है, और न्यूट्रिएंट मिलाने के बाद जो खाना आपका बन गया, उसमें मोर न्यूट्रिशन आपको मिला, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रोसेस को, ऐसे प्रोसेस को यानी कि खाने में न्यूट्रिशन मिलाने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और इसी को बच्चों प्रोसेसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोसेसिंग भी कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आयोडीन मिलाते हैं नमक में, तब क्या बन जाता है, आयोडाइज सॉल्ट। आपने देखा होगा टीवी में आता है कि भैया आयोडाइज सॉल्ट खाओगे तो आपको गोइटर नामक बीमारी नहीं होगी। ठीक है, आयोडीन मिला रहे, तो आयोडीन हमने मिलाया किसमें, नमक में। हमने क्या करा, फोर्टिफिकेशन प्रोसेसिंग करी। या हमने दूध में, दूध मिल रहा है मार्केट में, हमने उसमें विटामिन डी डाल दिया। हम देख रहे हैं विटामिन डी लोगों में कम आ रहा है, गवर्नमेंट ने कहा भैया दूध में विटामिन डी मिला के बेचो ताकि लोगों को विटामिन डी मिल जाए। ये क्या हुआ, फोर्टिफिकेशन। या आयरन एंड फॉलिक एसिड, आयरन लोहा, आयरन फॉलिक एसिड अगर हम ऐड कर रहे हैं गेहूं के आटे में, गेहूं के आटे में मिला दे रहे हैं, हम देख रहे हैं भैया इस एरिया में, यहाँ क्या है, यहाँ लोगों में आयरन बड़ा कम रहता है, तो उनका चलो आयरन बाहर से दे दो। ठीक, फिर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, विटामिन ए और डी मिला रहे हैं, एडिबल ऑयल यानी कि खाने वाला जो तेल है उसमें विटामिन ए और डी मिला के दे रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, प्रोसेसिंग या फोर्टिफिकेशन। बात समझ में आ गई। तो हम क्यों करते हैं फोर्टिफिकेशन, ताकि न्यूट्रिशन की क्वालिटी बढ़ जाए, और न्यूट्रिशन की क्वालिटी बढ़ेगी तो न्यूट्रिशन के कमी की वजह से होने वाली जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, बीमारियां जो है वो कम हो जाए। ठीक है, अब यहाँ लिखा है देखो, जैसे कह रहा है कि आयोडाइज सॉल्ट एंड सम बेबी फूड आर एग्जाम्पल ऑफ द फोर्टिफाइड फूड। अब ये लिखा है, द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI इज द गवर्नमेंट की एजेंसी, मैंने आपको बता दिया, दैट रेगुलेट फूड क्वालिटी इंडिया। इंडिया में फूड क्वालिटी को चेक करने के लिए जो एजेंसी है, क्या है उसका नाम, आपसे कोई पूछेगा आप कहोगे FSSAI। कब बनी है, 2008 में, और कहाँ इसका हेड ऑफिस है, नई दिल्ली। अच्छा, ये फोर्टिफिकेशन हमने करा, प्रोसेसिंग हमने करी, क्यों करी, क्यों जरूरी है भाई, पता होना चाहिए ना, क्यों कर रहे हैं हम, क्या फायदा है। देखो, इससे फायदा सबसे पहला ये है कि इससे जो डेफिशिएंसी की कारण बीमारियां हो जाती हैं, न्यूट्रिशन नहीं खाने की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं वो कम हो जाएगी, पहला। दूसरा क्या है, अगर हम बात करते हैं, इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा, हेल्प चिल्ड्रन ग्रो हेल्दी, अगर न्यूट्रिशन वाला खाना बच्चे खाएंगे तो उनकी हेल्थ जल्दी बढ़ेगी। और चौथा क्या है, कीप बोन आई एंड इम्यून सिस्टम हेल्दी, तो ये आईज को, बोन्स को, इम्यून सिस्टम को क्या रखता है, हेल्दी यानी कि स्ट्रॉन्ग, मजबूत रखता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, छोटी छोटी चीजें, यही चीजें आपकी नॉलेज को गेन करती है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, हमारा टॉपिक क्या है, मिलेट्स। यहाँ देखो आप, मिलेट्स, मिलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, मिलेट्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन रिच सेरेल्स, न्यूट्रिशन रिच सेरेल्स। और सेरेल मैंने क्या बताया आपको, अनाज बताया। सेरेल का मतलब क्या होता है, अनाज होता है। अनाज में क्या आ रहा है, राइस आ रहा है। ठीक है, अनाज में क्या आ रहा है, व्हीट आ रहा है, ये सब क्या होते हैं, सेरेल्स होते हैं। राइस है, व्हीट है, ये सब क्या है, सेरेल। तो मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स भी अनाज होता है, मिलेट्स भी अनाज होते हैं जिनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरेल एंड मिलेट्स, तो आप कहेंगे मिलेट्स आर आल्सो सेरेल बट दे हैव मोर न्यूट्रिशन, उनमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगा। और सेरेल्स आल्सो हैव न्यूट्रिशन बट दे हैव लेस न्यूट्रिशन एज कंपेयर टू मिलेट्स। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, यू मे हैव हर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा। आपने ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा के बारे में सुना होगा। ये सनवा की इमेज यहाँ दिखा भी रखी है इन्होंने, ये सनवा। और सनवा को क्या बोल रहे हैं, बर्न यार्ड मिलेट। क्या बोल रहे हैं, बर्न यार्ड मिलेट, सनवा का नाम है, याद रख लेना। ठीक है, अब दीज आर नेटिव क्रॉप्स, दीज आर नेटिव क्रॉप। अब मैं चलो आपको सबसे पहले मिलेट समझाता हूँ, पहले मैं मिलेट समझाता हूँ। मिलेट्स क्या होते हैं, सेरेल्स होते हैं, इनको मोटा अनाज कहते हैं, मोटे होते हैं, मोटे मोटे। ठीक है, और मिलेट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आ गई, ये हमें क्या देते हैं, न्यूट्रिशन हमें देते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, डाइटरी फाइबर ज्यादा होता है, इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, इनके अंदर विटामिन ज्यादा होता है, और इनके अंदर मिनरल ज्यादा होता है। तो मिलेट्स क्या होते हैं, मोटे अनाज होते हैं जो कि न्यूट्रिशन में रिच होते हैं, और ये हमें डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ज्यादा देते हैं। मिलेट्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिलेट्स को अगर आप खेत में लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी भी अगर आपके खेत में आपको मिल रहा है तो आप मिलेट्स को अच्छी तरह ग्रो कर सकते हो। इसके साथ अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह खेती कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां पे भी मिलेट्स ग्रो हो जाते हैं, यानी कि मिलेट्स गर्म एरिया में ग्रो कर जाएंगे और मिलेट्स के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि फसल आराम से हो जाती है। अब मिलेट्स के एग्जाम्पल, जैसे ज्वार, ज्वार। ठीक है, ज्वार को इंग्लिश में कहते हैं सोरगम, क्या बोलते हैं, सोरगम, पता होना चाहिए आपको।
दूसरा बाजरा, बाजरा भी एक मिलेट है। मिलेट, बाजरा को हम बोलते हैं पर्ल मिलेट। क्या बोलते हैं? पर्ल मिलेट। तीसरा क्या है? रागी, रागी, रागी को हम बोलते हैं फिंगर मिलेट। ये सब नाम याद रखना, ये आप ही के लिए लिखे हैं याद करने के लिए। और चौथा है सनवा, सनवा को बोलते हैं बर्नयार्ड मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट। sorghum मतलब ज्वार, पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, फिंगर मिलेट मतलब रागी, और बर्नयार्ड मिलेट मतलब सनवा। तो ये सब चीजें मिलेट्स की एग्जाम्पल है। अब एक वर्ड आ गया था बच्चों, नेटिव क्रॉप। नेटिव क्रॉप, नेटिव क्रॉप का मतलब क्या है? नेटिव क्रॉप का मतलब क्या है? जैसे मान लो इंडिया एक कंट्री है, इंडिया, इंडिया कंट्री में किसी खेत में अपने आप कोई क्रॉप उग गई किसी खेत में। अब वो उगी मान लो 1995 में अपने आप खेत में। उसके बाद 1995 से लेके अभी 2026 तक ये क्रॉप अपने आप खेत में उगी, फिर लोगों ने इसको उगाना शुरू कर दिया। तो ये ऐसी क्रॉप कहलाएगी जिसका नेचुरली ओरिजिन हुआ। नेचुरली मतलब अपने आप उगी, हम इसको कहीं से लाए नहीं, हम अमेरिका से लाके इंडिया में नहीं उगाया, ये इंडिया में ही उगी है। ठीक है, नेचुरली नेचर ने इसको उगाया है। इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की हो सकती है। एंड ग्रोन फ्रॉम मेनी ईयर्स, और ग्रोन फ्रॉम मेनी ईयर्स यानी कि जब से उगी तब से अभी तक उग ही रही है, मतलब बार बार होती है, बार बार लोग उसको उगाते हैं। तो सच अ क्रॉप इज कॉल्ड एज नेटिव क्रॉप। और अगर हम इंडिया की नेटिव क्रॉप की बात करेंगे, इंडिया की नेटिव क्रॉप कौन सा है? मिलेट्स। ये जितने मिलेट्स हैं, जितना मोटा अनाज है, ये सब इंडिया का क्या है? आपका नेटिव क्रॉप है। या राइस, चावल, पिजन पी, पिजन पी का मतलब होता है अरहर की दाल। हम अरहर की दाल खाते हैं ना, उसका नाम है पिजन पी, याद रखना आप। ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम कहते हैं, ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम का जो घर में हम नाम बोलते हैं वो है मूंग की दाल, कहते हैं मूंग की दाल। और उड़द की दाल को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम। या तिल, तिल होते हैं, तिल को हम बोलते हैं सीसेम। क्या बोलते हैं? सीसेम। तो ये सारी जितनी क्रॉप्स है ना बच्चों, ये इंडिया में ही अपने आप उगना शुरू हुई, और जब से उगी है तब से आज तक हम इसको उगा के खा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि इंडिया के एनवायरनमेंट में आसानी से ग्रो कर जाती है। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या देखा? हमने देखा मिलेट्स के बारे में। हमने देखा मिलेट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हमें देते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन देते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये कह रहा है, हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स? कभी आपने ऐसे कोई फूड आइटम देखे हैं जो कि मिलेट से बने हैं? नहीं देखे हैं तो देखिएगा, मार्केट में बिस्किट्स वगैरह आते हैं जो कि मिलेट से बनते हैं, दलिया आता है जो मिलेट से बनता है। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है, मिलेट्स आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन, स्मॉल साइज्ड ग्रेन, एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरी। इंडिया के लोग इसे सेंचुरी सालों से खा रहे हैं। दे हैव रिगेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू द न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। अब मिलेट्स आजकल ना बड़ा फेमस हो गए, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्योंकि ये हमें विटामिन देते हैं, इनमें विटामिन बहुत ज्यादा होता है, इनमें मिनरल ज्यादा होता है। मिनरल कौन सा मिनरल? जैसे आयरन है, कैल्शियम है, हमें मिनरल कहाँ से मिलेगा? ये मिलेट्स अगर हम खाएंगे हमें यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा, इनमें डाइटरी फाइबर भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मिलेट्स क्यों हमारे लिए फायदेमंद है? क्योंकि इसमें विटामिन हमें मिल जाता है, हमें मिनरल मिल जाते हैं। मिनरल कौन से? जैसे आयरन, कैल्शियम मिनरल मिल जाता है। और इससे हमें बहुत ज्यादा फाइबर मिलते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव रखते हैं। ठीक है, तो दिस दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड न्यूट्रीसेरल्स। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रीसेरल्स को बोलते हैं। न्यूट्री मतलब न्यूट्रिशन देने वाले, सेरल्स मतलब अनाज। ऐसा अनाज जो हमें न्यूट्रिशन दे रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रीसेरल। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, विच वन ऑफ दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रीसेरल्स? तो मिलेट्स को हम न्यूट्रीसेरल बोलते हैं। They contribute significantly to the balanced diet required for the normal functioning of the body। और अगर हम न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को फिट देना चाहते हैं तो हमें मिलेट्स खाने चाहिए। ये बात हमें बता रहा है। बात समझ में आ गई? अब आपने इतना सारा वीडियो देखा, क्लास देखी, आपने क्या क्या सीखा? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। हाँ, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम अगली जो क्लास हम करेंगे उसमें हम इस चैप्टर 3 को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 3 का, फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।